नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। बीती रात इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ सीरिया पर वार किया गया। सीरिया की रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग तक को तबाह कर दिया गया। इस हमले के बाद से कई देश जो हैं वो सदमे में आ गए हैं। सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई नजर आ रहा है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को लग रहा है कि अब अगला नंबर इजराइल के हमले का उसका है। इजराइल अब पाकिस्तान पर निशाना साध सकता है और इसी तरह जैसे सीरिया पर हमला किया है ठीक उसी तरह बिना किसी अंदेशे के ये हमला कर सकता है। ये आशंका पाकिस्तान के नेताओं ने संसद से खड़े होकर काफी वक्त पहले तक जता चुकी थी। हालांकि ये क्यों ऐसा किया जा रहा है बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा मामला बता देते हैं कि सीरिया पर क्यों हमला इजराइल की तरफ से किया गया। इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में भीषण हवाई हमला किया। इजराइल ने सीरिया के रक्षा मंत्रालय को उड़ा दिया। इजराइल का कहना है कि उसने दक्षिण सीरिया के स्वेदा प्रांत में द्रूज समुदाय को बचाने के लिए ये हमले किए हैं। स्वेदा में सीरियाई सरकारी बलों और स्थानीय द्रूज गुटों के बीच हाल ही में हिंसक झड़प हुई है। इजराइल का दावा है कि सीरियाई सेना द्रूज लोगों पर अत्याचार कर रही है और इजराइल अपने द्रूज नागरिकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इजराइल लंबे समय से सीरिया में ईरान समर्थित मलेशियाई और हथियारों के ठिकानों को निशाना बनाता रहा है। इसके साथ ही इजराइल का मानना है कि ईरान सीरिया में अपनी सैन्य उपस्थिति मजबूत कर रहा है, जो इजराइल के लिए सही नहीं है। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा है इजराइल को। सीरिया पर इजराइल के ताजा हमले से ईरान और पाकिस्तान दोनों चिंतित हो गए हैं और अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इजराइल अगला हमला पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कर सकता है, जिस तरीके से सीरिया की राजधानी पर किया गया। पाकिस्तान के नेता भी पूर्व में ही इस आशंका को जाहिर कर चुके हैं कि इजराइल इस्लामाबाद पर हमला कर सकता है। तो देखा आपने कैसे ये खबरें जोर पकड़ रही हैं, तूल पकड़ रही हैं कि इजराइल अब जो है अगला निशाना पाकिस्तान को बना सकता है। खैर, आगे इस पर चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं का कुछ पुराने बयान भी वायरल हो रहे हैं। इस हमले को लेकर उन्होंने पहले ही आशंका जताती थी। क्या कुछ कहा गया इशराक डार की तरफ से संसद में खड़े होकर, वो भी सुनवाते हैं। इजराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइडी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आई अश्योर माय ब्रदर कि वी आर ऑल द आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट एंड एज दे वर अलर्ट during Indian-Pakistan conflict right from 22nd of April पहलगाम का जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा उस वक्त से लेकर 10 मई तक जब तक सीज फायर नहीं हुई, और अभी भी हम अलर्ट है क्योंकि उनकी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो बिल्कुल ऑन ट्रैक है। सीज फायर इज होल्डिंग ऑन, बट उनके जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कभी कभी अजीब किस्म के बयान दे देते हैं। कभी कहते ये सस्पेंड किया हुआ है, कभी कहते ये ऑन होल्ड पे है, कभी कहते हम ये तो ट्रेलर था। और जिस जो करेंगे उनका उनसे इंशाअल्लाह जैसे आगे अल्लाह न करे कि कोई करें, लेकिन अगर करेंगे तो जवाब जो है ना आगे की तरह मिलेगा। और इंशाअल्लाह कोई इसमें कोई हमारे पास स्पेस है ही नहीं कि इस हवाले से हमारा जो ये कौम ने अपना पेट काट के ये सारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, मिसाइल फैसिलिटी है, इसको डेवलप किया है। ये कौम ने, ये कौम के सासे हैं, ये कौम की अमानत है, ये आने वाली जनरेशन की अमानत है। इसका हिफाजत करना हम सबका यूनाइटेडली मुत्तहिद होकर इसका हमारा फर्ज है और इंशाल्लाह फर्ज हम निभाएंगे, निभा रहे हैं और इंशाल्लाह मिलकर निभाएंगे। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। तो सुन लिया आपने इशराक डार क्या कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इजराइल ने भारत का साथ दिया जब पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर से हमला किया गया। अब ऐसे में इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान है। तो अभिषेक, ऐसा क्यों लग रहा है पाकिस्तान को अब इजराइल उस पर हमला कर सकता है? क्या वो जो ग्रेटर कैलाश का जो मैप जारी हुआ था उसकी जद में पाकिस्तान आ गया है? बिल्कुल, और इसके लिए थोड़ा सा पीछे आपको जाना पड़ेगा। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, इन्हें पाकिस्तान में परमाणु बनाने का जनक माना जाता है और ये भी कहीं से इस टेक्नोलॉजी को चुरा कर लाए थे। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा दावा किया जाता है तमाम रिपोर्ट्स के जरिए कि इन्हीं कादिर खान ने ईरान को, नॉर्थ कोरिया को ये जो टेक्निक है परमाणु बनाने की, परमाणु हथियार बनाने की, वो दी है। और अब जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहले जब ये ईरान और इजराइल का कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो सबसे पहले आप याद करिए पाकिस्तान का रुख क्या था। शहबाज शरीफ निकल कर आए थे और शहबाज शरीफ ने कहा था, मुस्लिम ब्रदरहुड दिखाया था
और कहा, अपील की थी दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों से, मिडिल ईस्ट के देशों से कि आप आइए और ईरान का साथ दीजिए। लेकिन उसके बाद जैसे ही ट्रंप की एंट्री मामले में होती है, आसिम मुनीर अमेरिका जाता है, वहां से सारी चीजें एकदम से बदल जाती हैं। एकदम से ऐसा लगने लगता है कि ईरान के पूरी तरीके से खिलाफ है। अमेरिका ने मान लिया है कि यहां पर सुप्रीम पावर जो है पाकिस्तान में वो आसिम मुनीर ही है, इसीलिए आसिम मुनीर से बात करना ही बेहतर है। इसीलिए पहले तो अमेरिका गए आसिम मुनीर, उसके बाद अब श्रीलंका में भी जहां मतलब प्रधानमंत्री को जाना था, वहां आसिम मुनीर ही इनका फील्ड मार्शल जाएगा। इजराइल देखिए बिना किसी ठोस वजह के पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर उसे पाकिस्तान से कुछ खतरा महसूस होगा, जिस तरीके से ये खबरें हैं, दावा हम इस बात का नहीं करते, तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से ये बात कही गई है कि जो न्यूक्लियर साइट्स थी ईरान की, जब अमेरिका ने उन पर अपने B-2 बॉम्बर से बॉम्ब गिराए, उससे पहले वहां से लगभग 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम, जो लगभग 80% तक एनरिच हो चुका था, वो वहां से निकाल लिया गया था। कुछ तस्वीरें भी हमने मतलब सैटेलाइट इमेजेस हमने दर्शकों को भी दिखाई थी कि किस तरीके से ट्रकों की लाइन लगी हुई थी और वो ट्रक उस यूरेनियम को लेकर जा रहे थे। तो दावा ऐसा है, इजराइल की तरफ से ऐसा दावा है कि पाकिस्तान का और ईरान का जो बॉर्डर लगता है, वहां से वो यूरेनियम पाकिस्तान में एंटर किया है, क्योंकि ईरान में बहुत सारे जासूस, कहूं कि सैकड़ों या फिर हजारों जासूस इजराइल के मौजूद हैं। इजराइल में कहीं भी वो यूरेनियम होगा तो इजराइल को पता चल जाएगा, ईरान में अगर कहीं भी होगा तो उम्मीद ऐसी जताई गई कि उस यूरेनियम को पाकिस्तान में लाया गया। बॉर्डर वाला जो इलाका है, ईरान और पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है, उस इलाके में वो यूरेनियम आया था। इसीलिए अगर ये खबर पुख्ता हुई कि वाकई में वो यूरेनियम पाकिस्तान के पास है, तब मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान को फिर इजराइल से कोई नहीं बचा सकता। अब देखिए, आज जो सीरिया पर हमला किया है इजराइल ने, वो उसके अपने नागरिक नहीं है। जो ड्रूज समुदाय के लोग हैं वो उसके अपने नागरिक हैं ही नहीं। वो उनकी कुल ही जनसंख्या 10 लाख है, 7 लाख की आबादी सीरिया में रहती है, 1.5 लाख की आबादी, 1.5-2 लाख की आबादी लगभग लिबनान में रहती है, और 70 से 80 हजार लोग रहते हैं आपके इजराइल में। बॉर्डर वहां लगता है, गोलन हाइट्स एक जगह है जहां से कहा यह जाता है कि असली इस्लाम की और यहूदियों की जो लड़ाई है, मुस्लिमों की और यहूदियों की जो असली लड़ाई शुरू होगी वो उस गोलन हाइट से ही होगी। उस गोलन हाइट पे फिलहाल इजराइल का कब्जा है। इजराइल का कब्जा है तो वहां आसपास उस गोलन हाइट के जो लोग रहते हैं वो ये ड्रूज समुदाय के लोग हैं। अब ड्रूज समुदाय के लोगों को ये जो अल सरा की सरकार अब आई है, आतंकी, पहले तो अमेरिका ने घोषित किया था, राष्ट्रपति बना दिया है, ये अल सुरा लगातार इन लोगों को मार रहा है, कत्लेआम उनका कर रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी तक ये मुसलमान ही हुआ करते थे, शिया मुसलमान हुआ करते थे, लेकिन फिर अपना जो रिलीजन प्रैक्टिस थी वो चेंज की, सनातन और बौद्ध धर्म के करीब आए, लेकिन ना तो वो इस्लामिक हैं, ना वो सनातनी हैं, ना वो बुद्धिस्ट हैं। वो अपने धर्म ग्रंथों को छिपा कर रखते हैं, अपनी जो पूजा पद्धति है, जो प्रैक्टिस है, उसे छिपाकर करते हैं। ना मुसलमान है, ना वो हिंदू हैं, ना वो यहूदी हैं, वो एक अलग ही धर्म के लोग हैं। और मतलब बड़े शांत रहने वाले लोग हैं, ऐसा बताया जाता है, अपने काम से काम रखते हैं, किसी से मतलब ये लड़ाई वाली बात नहीं है। अब एक और बात समझिए, यहाँ इस ड्रूज समुदाय का जो विश्वास है वो हासिल करना है इजराइल को। क्योंकि अगर आप इतिहास में जाएंगे तो यहूदी कहां रहा करते थे? जर्मनी में रहा करते थे। जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले आपको पूरा नरसंहार यहां किया गया यहूदियों का। उसके बाद यहूदियों को एक जगह चाहिए थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ब्रिटेन के साथ यहूदियों ने डील की कि लालच दिया ब्रिटेन ने कि हम आपको एक देश दे देंगे, एक जमीन दे देंगे जहां आप रह सकते हैं, बस आप साथ नहीं देंगे। हालांकि बहुत कम संख्या में जर्मनी में थे, आप साथ नहीं देंगे जर्मनी का, आप साथ नहीं देंगे हिटलर का। वैसा ही किया, और जैसे ही हिटलर को इस बात का पता चला कि यहूदियों ने जर्मनी का साथ नहीं दिया, उसने फिर बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर ये नरसंहार शुरू कर दिया। उसके बाद वहां से भागे। अब यहूदी, इजराइल में रहने वाले यहूदी भी यही चाहते हैं कि कल को इतिहास अपने आप को ना दोहराए। कल को अगर लड़ाई होती है सीरिया के साथ, लड़ाई लेबनान के साथ तो चलती ही रहती है, सीरिया के साथ तो नहीं चलती है, लेकिन लेबनान के साथ तो चलती रहती है, कहीं ये समुदाय इन सीरिया के साथ या फिर लेबनान के साथ ना चला जाए, और वो जो गोलान हाइट्स पर कब्जा है इजराइल का, क्योंकि वो रणनीतिक तौर पर बहुत
अहम जगह हो जाती है। उस गोलन हाइट्स पर कब्जा ना हो जाए सीरिया का या फिर लेबनान का, इसलिए उनका विश्वास जीतने, सिर्फ विश्वास जीतने के लिए ये हमला सीरिया के ऊपर किया गया है। अब बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक कहें कि पाकिस्तान के लिए कुत्ते की दुम जैसा शब्द अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान मानने वाला मुल्क नहीं है। दावे बहुत सारे किए गए कि अमेरिका के वो परमाणु हथियार हैं जो उसके पास हैं, लेकिन वाकई में अगर ईरान का यूरेनियम पाकिस्तान की सीमा के भीतर शबनम मिल गया, तब पाकिस्तान को इजराइल से कौन बचाएगा, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है, क्योंकि वहां चीन भी बचाने के लिए नहीं जाएगा। चीन अगर बचाने के लिए जाएगा या फिर सीधा इजराइल से लड़ाई मोल लेगा चीन, तो फिर वो उसे अमेरिका का भी सामना करना पड़ेगा। और आज के वक्त में एक दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्था है, एक दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, दोनों आपस में तो कतई नहीं भिड़ना चाहेंगे। अगर अमेरिका को भिड़ना ही होता तो वो रशिया से भिड़ लेता। अगर चीन को अब फिलहाल मौजूदा वक्त में भिड़ना होता तो जिस तरीके से खुले तौर पर साथ दिया, हथियारों से साथ दिया, वैसे जैसे टर्की ने साथ दिया पाकिस्तान का सेना भेजकर, अपने जनरल्स भेजकर, अपने युद्धपोत भेजकर, वैसे चाइना भी कर सकता था। लेकिन चाइना युद्ध में नहीं जाएगा फिलहाल। तो पाकिस्तान का जो मालिक है वो फिलहाल मुझे नहीं पता कौन है, क्योंकि वहां शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं है। राष्ट्रपति जरदारी को वहां हटाने की बात चल रही है। जरदारी की जगह से मुनीर खुद बैठना चाहता है। बिलावल भुट्टो की भी सहमति इसमें मिल चुकी है, लेकिन शर्त यह है कि बिलावल भुट्टो फिर प्रधानमंत्री बनेगा। अब इस बात को इनकार कर दिया से मुनीर ने। अब कोई और बड़ा पद बिलावल भुट्टो ले सकते हैं, उसके बाद जरदारी अपने पिताजी को हटाकर आसिम मुनीर राष्ट्रपति कुर्सी पर वहां बैठ सकता है। तो बहुत जो है खिचड़ी पकी हुई है पाकिस्तान की राजनीति में। और एक ही छोटी सी बात है, अगर यूरेनियम ईरान का पाकिस्तान में मिला तो पाकिस्तान की खैर नहीं है। शब्द बिल्कुल। तो बीते दिनों खबर आई थी कि ईरान से यूरेनियम बड़ी संख्या में 400 केजी लापता हो गया है। कहां गया किसी को मालूम नहीं है। इतना यूरेनियम है कि कई देश तबाह हो सकते हैं। ऐसे में अगर इजराइल जो है यूरेनियम को लेकर पाकिस्तान को निशाना बनाता है तो यह वाकई पाकिस्तान के लिए बुरी खबर होगी, क्योंकि इजराइल की तरफ से सीधा इस्लामाबाद पर हमला किया जा सकता है। यह आशंका खुद पाकिस्तान की तरफ से जता दी गई है। और ऐसे में न सिर्फ पाकिस्तान, तुर्की को भी डर सता रहा है कहीं इजराइल अगला नंबर उसका ना लगा दे, क्योंकि ये वो देश हैं जो ईरान के साथ खड़े नजर आए थे। अभी हाल ही में ईरान और इजराइल का जब विवाद शुरू हुआ तो पाकिस्तान भी उसका सपोर्ट कर रहा था ईरान का, और तुर्की भी ईरान का ही सपोर्ट कर रहा था। तो ये बात कहीं ना कहीं इजराइल को खल रही है। कई कारण हैं जिसको लेकर पाकिस्तान भी घिर सकता है, तुर्की भी घिर सकता है। अब देखना यह होगा कि अगला कदम और अगला वार इजराइल के निशाने पर किसके लिए होगा और कौन अब तबाही झेलता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।